रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को बतौर अंतरिम डिविडेंड 28,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इसी विषय पर बुलाई गई आरबीआई बोर्ड की बैठक में यह फैसला हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, आरबीआई से डिविडेंड के मामले पर पिछले दिनों काफी बात हुई, कुछ विवाद भी हुए। अब क्या माना जाए कि 28,000 करोड़ मिलना सरकार की जीत है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आरबीआई की तरफ से जो 28,000 करोड़ रुपए बतौर डिविडेंड देने का फैसला लिया गया है, ये कई मायनों में काफ़ी अहम है और सरकार के लिए काफ़ी राहत भरी बात कही जा सकती है। पहली बात कि सरकार ने जब बजट पेश किया था तो उसी वक्त कहा था कि इस बार सरकार 28,000 करोड़ रुपए जो है आखिरी तिमाही में आरबीआई से उम्मीद रखती है और सरकार की उम्मीद के मुताबिक आरबीआई बोर्ड ने फैसला लिया कि सरकार को हम 28,000 करोड़ रुपए डिविडेंड देंगे और इससे पहले 40,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड दे चुकी है। यानी कुल 68,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड हाल के दिनों में दिए गए डिविडेंड में सबसे ज़्यादा है। इसका साफ मतलब यह है कि आरबीआई सरकार के उस मत से सहमत है जहां पे सरकार बार बार ये दबाव डाल रही थी कि अगर आपके पास ज़्यादा कैश सरप्लस है तो आप डिविडेंड ज़्यादा दीजिए, जिसको लेकर आपको याद होगा उर्जित पटेल के जब गवर्नर थे तो उस टाइम काफ़ी मतभेद भी हुआ था। लेकिन अब शक्तिकांता दास से गवर्नर बनने के बाद मुझे लगता है डिविडेंड को लेकर जो मतभेद था वो काफ़ी हद तक टल गया है और सरकार यहाँ पे जीत हुई है सरकार की। दूसरा मायने ये है कि सरकार जो 3.4% फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को पाने में अब सरकार काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएगी, वो रास्ता आसान हो जाएगा इस डिविडेंड के मिलने के बाद। और तीसरी बात जो मुझे लगता है आज के दिनों में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक और सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि चुनावी मौसम में जहाँ सरकार किसानों के खाते में पैसा डालना चाहती है, लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च बढ़ाना चाहती है, ऐसे में आरबीआई की तरफ से इतनी बड़ी रकम का मिलना सरकार के लिए वाकई राहत की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और पुलवामा की बात करते हैं, जहां दिन भर काफी कुछ घटा है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड और पाकिस्तानी आतंकवादी कामरान उर्फ गाजी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। उसका एक साथी हिलाल मारा गया है और तीसरे आतंकी के मारे जाने की भी खबर है। आतंकवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम देने में सेना के एक अफसर समेत 4 सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जबकि दक्षिण कश्मीर पुलिस के डीआईजी अमित कुमार गोली लगने से घायल हुए हैं। एक ब्रिगेडियर के भी घायल होने की खबरें हैं। कल रात गुप्त सूचना पर पुलवामा के पिंगलान में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग होने पर मुठभेड़ हो गई और आखिरकार इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। एनकाउंटर में एक सिविलियन के मौत की भी खबर है और बताया जा रहा है कि कामरान उर्फ गाजी ने ही पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमले की पूरी योजना बनाई थी। उधर पुलवामा हमले पर विवादित बयान देकर सोनी टीवी का शो गवा चुके सिद्धू को अब मंत्रिमंडल से हटाने की भी मांग उठ रही है। पंजाब असेंबली में अकाली दल ने इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया। जवाब दे रहे सिद्धू को बीच में काफी टोका भी गया तो अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया से सिद्धू भिड़ गए। काफी देर तक असेंबली में हंगामा होता रहा। मजीठिया और दूसरे विधायक सिद्धू के पाकिस्तान दौरे की तस्वीरें लहरा रहे थे। इससे पहले विधानसभा में अकाली दल नेताओं ने सिद्धू के पाकिस्तान दौरे की तस्वीरें भी विधानसभा परिसर में जलाई। अकाली दल का कहना है कि हमले पर विधानसभा से निंदा प्रस्ताव पास होने के बावजूद सिद्धू ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया है, इसलिए उनसे मंत्री पद वापस ले लेना चाहिए और कांग्रेस और सरकार को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। उधर तमाम हंगामे के बाद भी सिद्धू ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। 1999 में कंधार में उनकी बेड़ियां किसने खोली थी, उन्हें किसने रिहा किया था, ये मैं पूछना चाहता हूं। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी लड़ाई उनके साथ है। उनके पनाहगारों को लिखिए कि दे नीड टू बी एक्स्ट्राडाइटेड और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू आज भी अपने स्टैंड पे खड़ा है, अडिग है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलवामा हमले की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना ठीक चुनावों के पहले ही क्यों घटी। Sometimes I think whether Pakistan became our friend or not, I do not know. I have in doubt how they have got this encouragement, all this before election. I do not know why. After Parliament is over, when this type of things happen, I have, as a citizen of this country, I am in doubt. Why this happened? Why Pakistan, we have not taken any action earlier?
पुलवामा के शहीदों की याद में आज दिल्ली में व्यापार बंद है। चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, गांधीनगर समेत सभी बाजारों में दुकानें बंद रहीं। ये बंद दिल्ली के व्यापारियों ने बुलाया था। दिल्ली के तमाम व्यापारियों ने चांदनी चौक के घंटाघर चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूंका और मोदी सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ हर सख्त कदम उठाने की मांग की है। देखिए, देश के 7 करोड़ व्यापारी आज पूरे तौर पर अपना व्यापार बंद रख करके सरकार के समर्थन में, देश की सेनाओं के समर्थन में, शहीद परिवारों के समर्थन में मजबूती के साथ खड़े हैं। और हम ये चाहते हैं कि सरकार अब पाकिस्तान और आतंकवाद का पूरी तरीके से सफाया करे और देश के व्यापारी तन मन धन से सरकार के साथ में मजबूती से खड़े। आप किस तरह से यहाँ पर आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं? मैं बगैर प्लेस मार्केट को एसोसिएशन को, मेडिसिन मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूँ। जिस तरह की आदेश हुआ ऑल ओवर दिल्ली के लिए, व्यापार संगठन के लिए कि बंद करके एक दिन की श्रद्धांजलि दी जाए, तो ये बिल्कुल बनता है, हम लोगों को देनी चाहिए। एक दिन का व्यापार बंद करने से कोई बहुत ऐसा नुकसान, जो भी नुकसान होगा आर्थिक होगा, बट जो शहीद 42 लोग शहीद हुए हैं उनको एक मैसेज जाएगा कि सारा समाज हमारे साथ है, व्यापारिक समाज साथ है, हर तरह से हम लोग उनके साथ। आतंकवाद का पुतला भी यहाँ पर फूंका गया, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हमने एक संदेश दिया है कि इस सब घटनाओं के पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान को बाज आना चाहिए। आर पार की लड़ाई का टाइम आ गया है। अब लगता है हमें सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा चाहिए। शायद हमें बलूचिस्तान चाहिए हो, हमें गिलगिट बाल्टिस्तान चाहिए हो, सिंध चाहिए हो, हमें अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े चाहिए। वी वॉन्ट टू गेट एन एंड टू दिस। तो पुलवामा हमले के बाद पैदा हुए हालात को देखते हुए पुंछ से पाक अधिकृत कश्मीर तक चलने वाली साप्ताहिक बस सेवा को रोक दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुंछ के कमिश्नर ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ से होने वाले व्यापार पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। मंगलवार को छुट्टी के चलते व्यापार बंद रहेगा, लेकिन बुधवार को इस पर भी विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ बटे कश्मीरी परिवारों की सुविधा के लिए 2005 में श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और फिर 2006 में पुंछ, रावलकोट के बीच बस सेवा शुरू की गई थी। 2008 में कश्मीर के दोनों हिस्सों के बीच बार्टर सिस्टम यानी सामान की अदला बदली के रूप में व्यापार की इजाजत भी दी गई थी। मंगलवार से शुक्रवार यानी हफ्ते में 4 दिन यह व्यापार होता है। इधर आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक और व्यापार के मोर्चे पर भी ठनी हुई है। आज पाकिस्तान ने भारत में अपने उच्चायुक्त सोहेल महमूद को वापस बुला लिया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने ट्वीट किया है कि भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को सलाह मशवरे के लिए वापस बुला लिया गया है। भारत ने पहले ही अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया था। उधर पुलवामा में शहीदों के परिवारों के लिए मदद का सिलसिला लगातार जारी है। आज बिल्डर्स और डेवलपर्स की संस्था क्रेडाई ने सभी शहीदों के परिवार वालों को उनके शहर में एक 2 BHK घर देने का ऐलान किया है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी बड़ी मदद का ऐलान किया है। सीआरपीएफ के शहीद जवानों का सैलरी अकाउंट SBI के साथ था। बैंक ने 23 जवानों के लोन को तुरंत माफ करने का ऐलान किया है। साथ ही सैलरी अकाउंट के साथ जुड़े 30 लाख के जीवन बीमा की रकम भी तुरंत सभी शहीदों के परिवार वालों को दी जाएगी। उधर देश का एक बड़ा तबका पाकिस्तान से युद्ध की वकालत कर रहा है। आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पर हमला करना समझदारी होगी। आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव मामले की आज की सुनवाई खत्म हो चुकी है, जहां भारत ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। खबर की ज्यादा डिटेल देने के लिए हमारे साथ सीधे हेग से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय सूरी। तो संजय, आज कुलभूषण जाधव को लेकर ICJ में सुनवाई खत्म हो चुकी है। आज की क्या जानकारी है, क्या डिटेल है आपके पास? भारत की ओर से हरी साल्वे ने तगड़ी बहस रखी कोर्ट के आगे। कोर्ट को यह बताया कि कोर्ट के आज्ञा के बावजूद पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया भारतीय अधिकारियों को कुलभूषण यादव से मिलने के लिए, और ये कोर्ट की बेइज्जती है पाकिस्तान के हाथों। उससे आगे उन्होंने बहस आगे बढ़ाई, कहा कि कुलभूषण यादव को एक फौजी कचहरी ने कन्विक्ट किया है, सजाए मौत सुनाई है, और ये बताया गया कि इस तरह का कचहरी का बैठना, उसका होना यानी कि एक
मिलिट्री कोर्ट का होना अपने में एक कानून का उल्लंघन है, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट, फौजी कोर्ट के कोई भी फैसले को ना माना जाए और केवल ये नहीं कि उसके फैसले को इनकार किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, लेकिन उसे रिवर्स किया जाए। इस कोर्ट से ये मांग की है कि मिलिट्री कोर्ट को एनल किया जाए और साथ ही साथ एक आज्ञा आए इस कोर्ट से कि कुलभूषण यादव को रिहा कर दिया जाए, और अगर इस कोर्ट ने ये ना किया तो कानून की हिफाजत ये कोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब बाजार की बात करते हैं। हफ्ते की शुरुआत बाजार ने गिरावट के साथ की है। लगातार 7वें ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी आई है और बाजार 2 महीने के निचले स्तर पर आ गिरा है। बाजार का पूरा हाल बताने के लिए मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। तो आशीष, आज भी बाजार गिरावट के साथ बंद होता हुआ, आज की हाइलाइट्स क्या रही? यह देखिए, हफ्ते की एक बार फिर से कमजोर शुरुआत होती हुई नजर आई है। ऑलमोस्ट 3/4 फीसदी से ज्यादा का दबाव सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिला। 10,650 के नीचे जाके ऑलमोस्ट दिन के लोज पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए। और ये लगातार ध्यान रखें, अब ये 7वां कारोबारी सत्र था जब बैक टू बैक हम प्रेशर के साथ, बैक टू बैक दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। क्यों दिखाए दबाव? एक तो सेंटिमेंट जो है, मूड जो है, वो इंडियन इक्विटी मार्केट्स का बिगड़ता हुआ। एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में बिकवाली, और इनफैक्ट फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट 900-925 करोड़ रुपए के आसपास कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा है। कच्चे तेल में उछाल आ रहा है। 3 मंथ के फ्रेश हाइस पे कच्चा तेल इस समय खड़ा हुआ है, वो दिक्कत की बात। और उसके चलते रुपया वो अब कमजोरी के साथ आपको लगातार कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और इन सबके बीच में आज हैवी वेट्स में दबाव था। तो RIL, ITC, LNT, इन दिग्गजों में हमने देखा आज प्रेशर के साथ कामकाज हुआ। इनफैक्ट इसमें आप TCS को जोड़ सकते हैं। आज सरकारी बैंक्स वो पॉकेट है जो दबाव थी, हालांकि उसका वेटेज ज्यादा नहीं, लेकिन FMCG, IT, मेटल्स, तमाम इंपॉर्टेंट सेक्टोरल पॉकेट्स में प्रेशर के साथ कामकाज था। और मार्केट का असल मूड तो आपको मार्केट ब्रेथ बताता है, और वो 1:2 का रेशियो था। यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं, 2/3 शेयर्स आज भी लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। ठीक है आशीष, लेकिन सेक्टर वाइज बताइए और थोड़ा डिटेल में बताइए, शेयरों के लिहाज से भी सबसे ज्यादा उठापटक कहां रही? देखिए, जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है तो हेवीवेट जिसकी मैंने बात करी थी, जहां से सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, उसमें RIL में दबाव था, TCS में दबाव था, ITC में हमने देखा प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ है। इन तीनों के चलते सबसे ज्यादा दबाव भारतीय बाजारों में बना। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में दबाव था। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में हमने देखा 3.5%। यस बैंक खराब खबरों के बीच में, हालांकि लो से रिकवर हुआ, लेकिन फिर भी 2.5% की कमजोरी। बजाज फिनसर्व में प्रेशर के साथ कामकाज हुआ। कई सारे खबरों वाले स्टॉक्स थे, जिसमें जेट एयरवेज, जहां पे फ्रेश फंड इन्फ्यूजन की बात करी जा रही है, कमजोर बाजार में फ्लैट बंद हुआ। डॉक्टर रेड्डीज के दोबारा फैसिलिटी को कहा जा रहा है क्लीन चिट मिली, ये फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। अंबुजा सीमेंट, रिजल्ट्स का इंतजार था, बाजार बंद होने तक वो नंबर्स नहीं आए थे, लेकिन स्टॉक में कमजोरी थी, 4% तक का दबाव था। आज पूरा का पूरा ADAG पैक बड़ा तगड़ी बाइंग देखने को मिली। खबर इस तरह की थी कि अनिल अंबानी ग्रुप ने बातचीत कर रखी कई सारे लेंडर्स के साथ, 90% से ज्यादा लेंडर्स के साथ, और शायद वो प्लेज शेयर्स, गिरवी रखे शेयर्स नहीं बेचे जाएंगे, एटलीस्ट 30 सितंबर तक का मोहलत मिल चुकी है। तो वहां पे आज रिलीफ रैली देखने को मिली। तो रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, होम फाइनेंस, आपकी स्क्रीन पर आज 6 से 12% का उछाल था। तेल का खेल, तेल क्योंकि मजबूत है तो आज ऑयल जो ऑफशोर कंपनीज हैं, ऑयल कंट्री ट्यूब्यूलर, डॉल्फिन ऑफशोर, इनमें अच्छी बाइंग देखने को मिली। और फाइनली कुछ वायदा के टॉप लूजर्स आपकी स्क्रीन पर, IDBI बैंक, रेपको होम, KPIT टेक्नोलॉजीज, IRB इंफ्रा, इन सब में 7% तक का दबाव। शुक्रिया आशीष इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी ने कहा कि ग्लोबल बाजारों की तेजी का भारतीय बाजार को सहारा है। अगर ग्लोबल बाजार टूटे तो निफ्टी 10,600 के नीचे जा सकता है। ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स अच्छे कर रहे हैं, हमारे मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, तो इस एनवायरनमेंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी 10,600 को टूट के नीचे जाएगा कि नहीं, हम उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और एक ही कारण है कि हम अभी तक वो लेवल टूट नहीं चुका है, वो है ग्लोबल मार्केट्स हमें सपोर्ट दे रहा है। और जब तक ये सपोर्ट रहेगा, निफ्टी का एक फाइटिंग चांस रहेगा 10,600 प्रोटेक्ट करने का। अगर ग्लोबल मार्केट्स में ये रिस्क ऑन रैली ख़त्म हो जाता है,
पूरा आशंका है निफ्टी ये रेंज तोड़ के नीचे की तरफ जा सकता है। उधर प्रभुदास लीलाधर के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप भट्ट ने कहा कि भारत के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े और फंडामेंटल काफी मजबूत हैं। मजबूत फंडामेंटल के चलते बाजार को सहारा मिलेगा। हमको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से काफी नीचे जा सकता है बाजार, बिकॉज हमारे फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, काफी मजबूत हैं, जीडीपी ग्रोथ भी काफी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है वो एक सपोर्ट दे देगा निफ्टी को। यहाँ से अगर 100, 150, 200 पॉइंट्स भी निफ्टी नीचे जाता है, उससे ज्यादा नीचे जाना नहीं लगता हमको, अनलेस कोई कुछ पैनिक हो जाए तो बात अलग है, वो भी शायद 1-2 दिन के लिए रहेगा। लेकिन 150, 200 पॉइंट्स निफ्टी यहाँ से और इसके बियॉन्ड, इसके बिलो निफ्टी नहीं लगता कि गिर सकता है। जेट एयरवेज मामले में अब एसबीआई की नजर 21 फरवरी को होने वाली एयरलाइंस की शेयर धारकों के साथ बैठक पर है। अगर इस बैठक में जेट एयरवेज के राइट्स इशू को मंजूरी मिलती है तो सेबी में अर्जी दी जाएगी। यह बैठक आईबीए के तहत बनी कमेटी की देखरेख में होगी। We should wait for 21st when the company is holding their shareholders meeting. There is a process which we had said that the process is around. First step was board meeting, then there is a shareholders meeting, there are approvals. This Jet Airways we have taken under Project Sashakt, and there is an oversight committee appointed by IBA, so they will have a look at the entire structure and the resolution plan. If the rights issue is proposed, then of course the filing of the offer document and the approval of SEBI. अगर आप यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं तो सावधान हो जाइए। एनीडेस्क नाम के एक ऐप से बच के रहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को आगाह किया है कि यूपीआई के जरिए जालसाज नए तरीके से ग्राहकों के पैसे लूट रहे हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों को कहा है कि जालसाज एक ऐप एनीडेस्क डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। इसके बाद ग्राहक के फोन पर 9 डिजिट कोड के जरिए फोन को रिमोट पर ले लेते हैं। इसके बाद ग्राहक के फोन में उनकी पहुंच बढ़ जाती है और वो ऑनलाइन बैंकिंग ऐप या यूपीआई वॉलेट और पेमेंट ऐप का इस्तेमाल कर ग्राहक के पैसे उड़ा देते हैं। उधर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के सब्सक्राइबर्स को जल्दी मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न के साथ आने वाले फंड को चुनने का विकल्प मिल सकता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए के चेयरमैन हेमंत कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक इसके लिए फंड मैनेजर से बातचीत की जा रही है। फिलहाल एनपीएस में रिटर्न, इक्विटी, डेट और दोनों का प्रदर्शन जुड़ा है। हमारे एक्ट के मुताबिक सब्सक्राइबर्स को एक मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम ऑफर करना जरूरी है हमारे एक्ट के मुताबिक। तो उसलिए हम ये पेंशन फंड मैनेजर से बातचीत कर रहे हैं कि ये किस तरह से ऑफ़र किया जाए। मतलब अभी तो कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट 2-3 राउंड डिस्कशन हो चुके हैं और हमें लग रहा है कि 2-3 महीने में हम नई स्कीम ऑफ़र कर सकेंगे। उधर सरकार फार्मा सेक्टर में गरीबों के हिसाब से सुधार करना चाहती है। बेंगलुरु में फार्मा सेक्टर फिक्की और रसायन मंत्रालय के कार्यक्रम में विभाग के मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि कई लोगों की सैलरी का 15% इलाज में खर्च हो जाता है, इसलिए सरकार जेनरिक दवाइयों को बढ़ाने पर जोर दे रही है। Nearly 15% of his income by every family is being spent for healthcare, and every year crores of people they used to come below the poverty line. So the Prime Minister thought that the primary importance is if a man is healthy, then the automatically country also become healthy. The cost of production plus the margin has been kept for the industries, and thereby the medicines are being given to the poor people across the country. 805 medicines have been brought under control. वही रसायन मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवदीप रिनवा का कहना है कि ड्रग प्राइस कंट्रोल अमेंडमेंट ऑर्डर से देश में पेटेंट दवाइयों और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं की उपलब्धता बढ़ जाएगी। जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में अमेंडमेंट निकालना है, उसका लाभ ये होगा कि इंडिया में जो पेटेंटेड मेडिसिन और रेयर डिजीज़ के लिए जो मेडिसिन है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये ऑर्डर निकाला था, जिससे क्योंकि रेयर डिजीज़ वो हैं जहाँ बहुत कम लोगों को होती हैं, तो दवा कंपनियों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहे कि वो R&D पे पैसा खर्च करके उसके लिए दवा बनाए। कोई दवा अभी तक जो रेयर डिजीज़ के जो भी इंडिया में मिल रही हैं वो मार्केट बेस्ड प्राइसिंग है, तो वो उस मार्केट के बेस पे वो प्राइसिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज अगर हमने कहा कि DPCO लागू नहीं हुआ तो सडनली वो रेज़ कर देंगे। उन्होंने मार्केट के हिसाब से रखा है। ऐसी कोई डिजीज़ नहीं जिसका अभी तक हमने सीलिंग प्राइस किया हो था रेयर डिजीज़ को और अब हटा देंगे।
उधर पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल के भाव में जोरदार कटौती की है। राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया है, जिसके बाद सूबे में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 1 रुपया प्रति लीटर सस्ता हो गया है। पेट्रोल डीजल में ये कटौती आज से लागू हो गई है। पंजाब सरकार ने आज अपना बजट पेश किया, जिसमें वैट कटौती का ऐलान किया गया, जिसके बाद पेट्रोल डीजल अब राज्य में सस्ता हो गया है। उधर HDFC बैंक ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर बैंक का नया लोगो जारी किया है, साथ ही अपनी 5000वीं ब्रांच का उद्घाटन किया है। इस मौके पर बैंक के MD आदित्य पुरी ने कहा कि बैंक डिजिटल इंडिया के तहत जल्दी सेमी अर्बन और रूरल क्षेत्र में 1 लाख गांव तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा। हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया में है। काफी लोगों के पास अभी बैंकिंग ही नहीं गई, तो हम तो बोलेंगे कि जो जिसको चाहिए, जिसको ब्रांच में आना है वो ब्रांच में आए, जिसने मोबाइल से करना है वो मोबाइल से करना है, जिसने लैपटॉप से करना है। हमारा फोकस कस्टमर पर है, जो उसको सूट करता है वहां से आए। दूसरा हमारा फोकस है कि हम जितनी भारतवर्ष में जितनी जगह पहुंच सकें वहां प्रोडक्ट ले जाएं। अब काफ़ी लोग पहुंचे हैं पर वो सिर्फ डिपॉजिट लेते हैं, लोन नहीं देते, कार्ड्स नहीं देते, शॉपिंग नहीं देते थ्रू अस इन अ सेफ एंड सिक्योर मैनर। तो हम 100,000 विलेजेस में पहुंच जाएंगे विद ऑल आवर प्रोडक्ट्स। उधर एडवेंचर और टूरिंग बाइक चाहने वालों के लिए बेनेले इंडिया ने TRK 502 बाइक लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसके 2 मॉडल उतारे हैं, पहला TRK 502 और दूसरा TRK 502X। इस बाइक की कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है। TRK 502 में 500 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन लगा है, जो करीब 47 bhp पावर जनरेट करता है। परफॉर्मेंस और कीमत के लिहाज से फिलहाल देश में इस बाइक का किसी से मुकाबला नहीं है। और CNBC आवाज ने फिर साबित कर दिया है कि वो हिंदी बिजनेस चैनल का सरताज है। शनिवार को आयोजित 11वें ENBA अवार्ड्स में उसने खूब सोना बटोरा। CNBC आवाज ने बेस्ट हिंदी बिजनेस चैनल में गोल्ड के साथ अपनी बादशाहत बनाए रखी है। बेस्ट हिंदी बिजनेस चैनल के साथ ही आपके पसंदीदा डिबेट शो आवाज अड्डा ने भी गोल्ड पर निशाना लगाया और इसे हिंदी में बेस्ट टॉक शो के खिताब से नवाजा गया है। वहीं इसी कैटेगरी में दूसरे नंबर पर भी CNBC आवाज काबिज रहा। टक्कर ने भी हिंदी में बेस्ट टॉक शो में सिल्वर पर कब्जा किया है। ENBA अवार्ड्स में आवाज के साथ नेटवर्क 18 की भी धूम रही। नेटवर्क 18 को ENBA अवार्ड्स में कुल 9 खिताब मिले हैं। और क्या आपने अपने चैनलों का चुनाव कर लिया है? क्या आप अपने पसंदीदा चैनल देख पा रहे हैं? नहीं तो जल्दी कीजिए और अपने पसंदीदा चैनलों का चुनाव कीजिए। आपको फिर बता दें कि आप सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन में चुन सकते हैं कलर्स वाला वैल्यू पैक, जिसमें आपको मिलेंगे आपके सभी मनपसंद चैनल सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन में।